बच्चा गलती करता है कि चैप्टर स्टार्ट किया और पढ़ना शुरू, क्वेश्चन लगाना शुरू। अरे नहीं भाई, देख तो लो नीट पूछ क्या रहा है, देख तो लो नीट की डिमांड क्या है, देख तो लो नीट अगले साल क्या बनाने वाला है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है बट उसके पास कुछ है नहीं, तो ध्यान रखना है वो आपको शब्दों में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको लॉजिक पकड़ना है और आंसर देना है। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते थे और पूछे जाते रहेंगे। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का, ये क्वेश्चन पूछा गया नीट का PYQ है और इसमें बच्चे गलती करके आए हैं, तो प्लीज डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक, है ना। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। हेलो 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 एवरीवन, हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? यस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं नर्वस करने के लिए, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सर बाकी सब तो ठीक है, केमिस्ट्री हो रहा है, बायो बहुत अच्छे से हो रहा है, बट दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है फिजिक्स में। किस तरीके से फिजिक्स को अप्रोच किया जाए, किस तरीके से फिजिक्स को सॉल्व किया जाए, सर प्रॉब्लम आ रही है। थ्योरी तो हमने भर भर के कर ली, थ्योरी हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, बट जब आती है बात न्यूमेरिकल की, वहां हो जाते हैं हम लोग स्टक। तो किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स में अप्रोच करें, क्या वे होना चाहिए, क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें? सबसे बड़ा सवाल तो बच्चों के सामने यही होता है, एक चैप्टर से सर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि नीट हो जाए। और नीट 2025 का सदमा लोगों के दिमाग से जा ही नहीं रहा है। तो नीट 2025 के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, उस तरीके का पेपर अगर आ जाए इस साल तो क्या होगा, उसके बारे में भी बात करनी है ना। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में और किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं विद एक्स्ट्रा मार्क्स, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेट्स अज्यूम अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं, तो थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं क्लासिफाई करूंगा, देयर आर सम नंबर ऑफ टॉपिक्स, 3 या 4 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। अब इन टॉपिक्स की तैयारी कैसे की जाए, इन टॉपिक्स में कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाए, इन टॉपिक्स में क्या ऐसा है जो एग्जामिनर बार 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 पूछ रहा है, तो वही उसी तरीके से हमें अपनी तैयारी भी करनी होगी। गॉट इट और नॉट? ठीक है। तो सर हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, जो भी टॉपिक्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, और कोई मॉड्यूल भी लगा लिया, लेकिन अब बात आती है कि सर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेट्स अज्यूम हमने 100 क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस कर लिए। अब बात आती है क्या सर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, क्या हम जब नीट एग्जाम में बैठेंगे तब हमसे क्वेश्चन बन रहे होंगे कि नहीं? यस, इसीलिए हम लोग आपके साथ एक लेके आए हैं टैप एंड टेस्ट का फीचर। ये टैप एंड टेस्ट फीचर क्या है सर, इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो आप? टैप एंड टेस्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोगों ने डिजाइन किया है विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोगों ने डिजाइन किया है। PYQs को एनालाइज किया है, लास्ट 10 ईयर्स में क्या क्या PYQ पूछे गए और क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या एग्जामिनर इस साल पूछ सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने डिजाइन किया है पूरा टैप एंड टेस्ट। इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी आप चैप्टर पढ़िए, ऐसा नहीं है सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का टैप एंड टेस्ट मिलने वाला है। अगर आप नीट एक्स्ट्रा मार्क्स में जाएंगे एंड यू विल फाइंड आउट द वीडियोस, हर एक चैप्टर के हम लोगों ने टैप एंड टेस्ट क्रिएट किए। आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के टैप एंड टेस्ट की, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के हर चैप्टर के टैप एंड टेस्ट क्रिएट करने का मतलब है आपने जो चैप्टर रिवाइज किया है, जो भी चैप्टर आपने रिवाइज किया है उस चैप्टर का टैप एंड टेस्ट दीजिए। अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तब क्या इशू होगा? तब आपको वो चैप्टर रिवाइज करना है। एंड सी वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विद द एक्स्ट्रा मार्क्स इज दैट वी आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एम्पावर्ड। ये क्या करता है सर? ये क्या है सर? ये आपको बताएगा आपकी वीकनेसेस, ये आपको बताएगा आपको रिकमेंडेड टॉपिक्स जो पढ़ने चाहिए। अगर लेट्स अज्यूम मैंने टेस्ट दिया, ठीक है, एंड कुछ कंसीडर कर लेते हैं 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मेरे 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो गए और 5 क्वेश्चंस गलत है,
तो एआई अपने आप एनालाइज करेगा और बताएगा कि यस सर आपकी ये वीकनेसेस हैं, आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन में मेहनत करने की ज़रूरत है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विल ऑल्सो रिकमेंड द वीडियोज़ और द लेक्चर दैट विल स्ट्रेथन माई कैरिकुलम। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, मेरी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए, वो भी हम एक्स्ट्रा मार्क्स आपको बताता है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, कितना पैसा चार्ज कर रहे हो? कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा बेटा, इट इज एब्सोल्युटली फ्री टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडेड टू ऑल एवरी सिंगल पर्सन। तो प्लीज अगर आपको अपनी नीट की तैयारी को चेक करना है कि मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, तो प्लीज टैप एंड टेस्ट को जरूर दीजिए। सर ये कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर जाइए। विदाउट पेइंग एनी फी आप टैप एंड टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपकी पूरा पर्सनल मेंटोर है वो टैप एंड टेस्ट। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। सो लेट्स विदाउट एनी डिलेइंग लेट्स बिगिन विद अवर सेशन। माय नेम इज यश त्रिपाठी, पास आउट फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के टैप एंड टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस क्लास में। ठीक है, सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं उसकी ट्रेंड एनालिसिस की। तो रिसेंटली चल क्या रहा है ट्रेंड, मतलब देखिए बच्चा क्या गलती करता है? बच्चा गलती करता है कि चैप्टर स्टार्ट किया और पढ़ना शुरू, क्वेश्चन लगाना शुरू। अरे नहीं भाई, देख तो लो नीट पूछ क्या रहा है, देख तो लो नीट की डिमांड क्या है, देख तो लो नीट अगले साल क्या बनाने वाला है। ठीक है, ये अगर आप एनालॉजी करोगे, एग्जाम को समझो, एग्जाम है क्या, एग्जाम की डिमांड क्या है और एग्जाम पूछने वाला क्या है। अगर आप एग्जाम को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो उसके लिए हमेशा ज़रूरत होती है एक मेंटोर की, एक गाइडेंस की जो आपको राइट पाथ बता सके, एक एक्सपीरियंस गाइडेंस की। ठीक है, ऐसा नहीं मैंने किसी से भी पूछ लिया XYZ की बताओ सर क्या करना है और उसने बता दिया मैंने करना शुरू कर दिया। नहीं भाई, एक्सपीरियंस्ड पर्सन की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या बोलती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स को क्लासीफाई करूंगा, सो देयर आर लाइक बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, देन टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कितने कितने तरीके की प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करेंगे, वर्क की कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर एंड देन स्पेसिफिक हीट। तो इतने तरीके से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी बेसिक, है ना। सिस्टम क्या होते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, these are the terms we will cover in the basic thermodynamics. Type of process, yes, there are 2 questions have been asked in the last 5 years from the type of process, and there are the 2 questions have been asked from the work energy power calculation of work, and there are 2 questions asked from calculation of heat transfer or the first law of thermodynamics, and there are the 2 questions asked from स्पेसिफिक हीट ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब हर टॉपिक इसके इक्वली इंपॉर्टेंट है और लास्ट 5 इयर्स में 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो 1.6 के आसपास ये कवर करता है। तो इसीलिए मैंने बोला था शुरू में 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टैप एंड टेस्ट का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ट्राई टू आंसर। पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी की। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो लेट्स कंसीडर दिस विल बी अवर प्रॉब्लम। क्या बोलता है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम A to B along the path AB as shown in the figure। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। हमसे पूछ रहे हैं बताइए व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, कितना इंटरनल एनर्जी गैस का चेंज हो जाएगा ये निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी सा लग रहा है। हाँ, इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं। तो क्या होती है इंटरनल एनर्जी? सर इंटरनल एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन होती है। पॉइंट फंक्शन का मतलब सर जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करती, जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है ना। मतलब अब कौन सा रास्ता आप यूज कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। तो सिंस हमें क्या करना है, इनिशियल पॉइंट को देखना है, फाइनल पॉइंट को देखना है और इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है, देखिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, डेल्टा U इज इक्वल्स टू NFR/2 इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये हमारा फॉर्मूला है। यस सर, अब टी फाइनल ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। बट सर गिवन कंडीशंस तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है, ये तो आपने टेम्परेचर का फॉर्मूला लिखा है। अब हमें क्या टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, एक थोड़ा सा सिंपल है। NRTF को अपन लिख सकते हैं P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। दैट इज हाउ वी कैन राइट इट डाउन, डिवाइडेड बाई 2 इंटू F।
ये हमारा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। ओहो हो, अब क्या है, अब तो वैल्यू रखनी है। देखिए एफ कितना होगा सर, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, अगर आपको इस केस में कौन सी गैस दे रखी है बच्चों, डायटोमिक गैस दे रखी है, और अगर डायटोमिक गैस दे रखी है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया बच्चों, 5 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अब मुझे बस डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 टाइम्स ऑफ P फाइनल माइनस P फाइनल V फाइनल, मतलब P फाइनल अगर मैं आपसे पूछूं B पॉइंट पर फाइनल है तो 2 किलो पास्कल मल्टीप्लाई बाई 6 डेट इज 12 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 इंटू 10 की पावर 3। सो दिस विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 डेट इज 12 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि ये किलो पास्कल में दे रखा है। सिमिलरली 5 इंटू 4 डेट इज 20 किलो, इट मीन्स 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर एज 20 किलो जूल। बी विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सा फंडा है, हम लोगों ने लगाया, सीखा, समझा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंटरनल एनर्जी इज द पॉइंट फंक्शन, इसलिए हमें प्रोसेस के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मूविंग अहेड, अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। डेट इज कंसीडर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। कितने तरीके की प्रोसेसेस होती है। देखिए अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं कितने तरीके की प्रोसेस होती है, सो यू कैन इजिली रिवाइज। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक को आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, और जब इन चारों में से कुछ ना मिले तब क्या, पॉलीट्रॉपिक। तो दीज आर द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस जिसको हम लोग मान सकते हैं। अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कंसीडर कीजिए, दिस विल बी अवर प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, और ये कुछ फॉलोइंग ग्राफ दे रखा है, P2 कांस्टेंट, P1 कांस्टेंट, ग्राफ कौन सा दे रखा है, T वर्सेस V। हमसे P1 P2 में रिलेशन पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, समझने की कोशिश करनी है। देखो अगर आप इस ग्राफ को बिगिनिंग में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, सर टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक स्ट्रेट लाइन है, और ऐसी वैसी स्ट्रेट लाइन नहीं है। दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग फ्रॉम द ऑरिजिन ऑल्सो। मतलब अगर मैं जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की लिखूंगा, y इक्वल टू mx प्लस c होती है, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू एक्स टाइप का रिलेशन होगा। मतलब अपन को ऐसा पता है टेम्परेचर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, ऐसा रिलेशन होगा। देखो y एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पर क्या है, वॉल्यूम है, तो मैंने इस तरीके की इक्वेशन लिख ली। अब देखो अगर मैं इस लाइन, ये 2 लाइन दिख रही है, हाँ सर ये 2 लाइन दिख रही है, आप मुझे बताओ किस लाइन का स्लोप ज्यादा है, लाइन 2 का या फिर लाइन 1 का, क्या लग रहा है। अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, लाइन 2 का जो है वो स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइन 1। यस, इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं M2 विल बी ग्रेटर देन M1। लाइन 2 का स्लोप जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइन 1, M2 विल बी ग्रेटर देन M1। ठीक है सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे बोलूं, यहां पर मैं इक्वेशन लिखता हूं, PV इक्वल टू nRT होता है। यस सर, ठीक है। देखो मुझे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम है, मतलब मैं टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, टेम्परेचर इज इक्वल टू लिख सकता हूं प्रेशर डिवाइडेड बाई NR मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनती, सॉरी मल्टीप्लाई बाई V, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। हाँ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, देन व्हाट वी विल गेट, सर वी विल गेट स्लोप इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई NR। स्लोप क्या हो जाएगा सर, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई NR। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। मतलब स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है सर, अब सोचो इस लाइन का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। यस सर, इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, सर P2 इज ग्रेटर देन P1। P2 क्या हो जाएगा, P1 से बड़ा हो जाएगा। ये कौन सी प्रोसेस है सर, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नथिंग, सिंपली द आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, दैट इज वाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, P2 विल बी ग्रेटर देन P1। वेरी गुड, बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी चल रहा है ना। ध्यान रखना, इसी तरीके के क्वेश्चन नीट में आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। लेट्स अज्यूम मुझे नीट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देयर आर सेट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुछ सेट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो सर वही सेट ऑफ नंबर क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं के कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करने हैं। जितने ज्यादा हम उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे उतना ही ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होगा, उतना ही ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस बनेगा। यस सर,
तो क्या करना है सर, वही सेट ऑफ क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, इसके लिए भी एक्स्ट्रा मार्क्स ने एक बहुत अच्छा सा फीचर बनाया है। कौन सा फीचर है? दैट इज नोन एज पावर क्वेश्चन। पावर क्वेश्चन में क्या होता है सर? पावर क्वेश्चन में होता है स्टेम सेम रहेगा, क्वेश्चन का स्टेम सेम है, क्या चेंज हो रहा है? डेटा, बार बार डेटा चेंज होगा, मतलब आपको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा आंसर के लिए। लेकिन सिंस नीट एग्जाम में वही टाइप ऑफ प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, अगर वही टाइप ऑफ प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस भी उसी टाइप के प्रॉब्लम की करनी है। बट तो किस तरीके से करें कि हमें आंसर भी याद ना हो और हमारे बार बार कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता रहे? तो उसी के लिए बना है पावर क्वेश्चन। पावर क्वेश्चन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप बार बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बार बार वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हर बार आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी यूनिक फीचर। मीन्स पर्सनली अगर मैं बोलूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ओवर द एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल, मुझे जो लगता है। ठीक है, तो मेक इट श्योर आप इस पावर क्वेश्चन को यूटिलाइज करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग अहेड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट अस कंसीडर, हमें पी वी वर्सेस टी का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग पी वी वर्सेस वी ग्राफ। अब जरा सोच के देखो, पी वी वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है आपको, तो पी वी क्या है सर? पी वी तो हो गया अपने पास प्रेशर मल्टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनाना है। देखो, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं पी वी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। और अगर मैं बोलूं पीवी कांस्टेंट है, इसका मतलब सर ये टी कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा डायरेक्ट बोल दो ना, ऐसा घुमा के क्यों बोल रहे हो? समझने की कोशिश करो, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। कंफ्यूज होना नहीं है अपन को, क्यों? देखो, एग्जामिनर ने क्या बोला? पीवी वर्सेस वी का ग्राफ बनाओ फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अरे भाई, पीवी होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली। तो टेम्परेचर देखना है हमें, पीवी के बारे में सोचना ही नहीं है। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये पीवी की जगह अपन क्या लिख दें? इस पीवी की जगह लिख दें सर टेम्परेचर, इस पीवी की जगह लिख दें सर टेम्परेचर, इस पीवी की जगह लिख दें सर टेम्परेचर, इस पीवी की जगह लिख दें टेम्परेचर। ओ हो, मतलब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ क्या होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। जरा आप जल्दी से आंसर दे दो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ क्या होगा? सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये वाली लाइन बनेगी। बहुत इजी। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है बट उसके पास कुछ है नहीं, तो ध्यान रखना है, वो आपको शब्दों में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको लॉजिक पकड़ना है और आंसर देना है। इट इज वेरी इजी, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। पीवी वर्सेस टी का डायग्राम, पीवी वर्सेस वी का डायग्राम पूछा है और आइसोथर्मल पर, तो पीवी का प्रोडक्ट क्या होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत ऑब्वियस सा आंसर हो जाएगा। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोलता है? अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिक्स्ड मास की बात कर रहे हो, आइडियल गैस हैविंग द 3 टेम्परेचर TA TB TC, आपको बताना है TA TB TC में क्या रिलेशन होगा। अब देखो, फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो, पहले तो आप सोचो वाई एक्सिस पर क्या, ये इस लाइन के बारे में, फॉरगेट अबाउट दिस एंटायर थिंग, आई एम अज्यूमिंग दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड आई एम अज्यूमिंग दिस इज अवर एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं, इस जो लाइन दे रखी है उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप है। हाँ सर, यहां पर c की वैल्यू 0 है, कैसे पता आपको 0 है? सर ऐसे पता है क्योंकि c सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ऑरिजिन से पास हो रहा है, डेट इज वाई सी इज इक्वल टू 0। मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू mx है। अब y की जगह क्या है? 1/v है, और m अपना ऐसे ही रहने दो, और x की जगह क्या है? प्रेशर है। दिस इज अवर इक्वेशन। ठीक है, कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, इस तीनों लाइन में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? सर लाइन ए का सबसे ज्यादा स्लोप है। मतलब अगर मैं बोलूं ये वाली लाइन ए है, मतलब एम ए इज ग्रेटर देन एम बी इज ग्रेटर देन एम सी। ऐसा एग्जामिनर, ऐसा इस क्वेश्चन से हमें समझ में आया। अब सोचो, ये हमारी इक्वेशन बन रही है, ये हमारा रिलेशन है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम। अब कैसे निकाले? तो एक बेसिक इक्वेशन पता है, आइडियल गैस इक्वेशन, उसका यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे क्या लिखना है? मैं ऐसे लिखूंगा, P इज इक्वल टू एनआरटी मल्टीप्लाई बाई 1/v। ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मुझे 1/v और P में रिलेशन चाहिए। तो 1/v को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? ध्यान से, ओवर द बोर्ड, ध्यान इधर, क्या होगा? प्रेशर डिवाइडेड बाई एनआरटी। ओहो हो, मतलब ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, और ये अपना क्या हो जाएगा? स्लोप। मतलब स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? 1/nRT। मतलब यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्लोप जो लाइन का है वो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब जिस लाइन का स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर कम,
जिस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे कम, जिस लाइन का स्लोप सबसे कम उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा। अब बताओ इस तीनों लाइन में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? सर लाइन 1 का है, लाइन ए का है। तो तीनों लाइन में सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा? अरे सर अब तो बच्चों वाली बात हो गई। सर ए पॉइंट का टेम्परेचर सबसे कम होगा, उससे ज्यादा होगा बी पॉइंट का टेम्परेचर, उससे ज्यादा होगा सी पॉइंट का टेम्परेचर। सो व्हाट विल बी अवर आंसर? आंसर कम्स आउट टू बी द बी पार्ट। सो व्हाट विल बी अवर आंसर हियर? हम लोग बोल सकते हैं बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये कुछ प्रोसेसेस दे रखी है कॉलम 1 कॉलम 2 में, और वो ग्राफ दे रखा है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी प्रोसेस किसके लिए सेट हो रही है। दिस इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई। प्रोसेस 1 अपनी कहाँ है सर? अच्छा आप पहले इसको देख लो, आप एनालाइज करो कि कौन सी प्रोसेस कौन सी है। देखो ये वाली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। फोर्थ वाली प्रोसेस कौन सी है सर? फोर्थ वाली है आइसोबैरिक। मतलब फोर्थ का आंसर क्या होना चाहिए? बी। फोर्थ का आंसर क्या होना चाहिए? बी। तो प्रोसेस एस का आंसर क्या होना चाहिए? बी। एस का आंसर बी। तो या तो ये ऑप्शन सही हो सकता है या ये ऑप्शन सही हो सकता है। ये दो तो सही नहीं हो सकते, हटा दो इनको, ठीक है। तो आइसोबैरिक हो गया। अब देखो ये वाली प्रोसेस कौन सी है सर? ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो मतलब फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोकोरिक होना चाहिए। मतलब पी का आंसर होना चाहिए सी, पी का आंसर होना चाहिए सी, पी का आंसर होना चाहिए सी। मतलब यही अपना आंसर है, ये अपना आंसर भी नहीं है। सो वी हैव आइडेंटिफाई व्हाट विल बी अवर आंसर। पी का आंसर होना चाहिए सी। अब देखो बहुत ऑब्वियस है। प्रोसेस नंबर 3 को एनालाइज करो। 3 को प्रोसेस को अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसी लाइन दे रखी है। ये 3 नंबर प्रोसेस है। ये तो सर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, हुज टेम्परेचर इज 500 केल्विन। हो मतलब लाइन 3 जो है, प्रोसेस 3 जो है वो आइसोथर्मल है। मतलब आर का हो गया डी, आर का हो गया डी, ये रहा आंसर। और अगर आप लाइन 4 देखोगे तो इसका स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा है। इसका स्लोप अगर आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया सर? ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। तो दैट इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई करेंगे। आंसर कम्स आउट टू बी द सी पार्ट, दैट विल बी द राइट आंसर। मूविंग अहेड, एक और प्यारा सा क्वेश्चन ग्राफ कन्वर्जन पर। अच्छा ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको हम लोग ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन से हिट करना सिखा रहा हूँ, कैसे कर सकते हैं। देखिए लेट अस अज्यूम, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, ये हमारे पास प्रोसेस दे रखी है ABCD करके, ऐसा रेक्टेंगुलर डायग्राम दे रखा है प्रेशर और टेम्परेचर में। हमसे पूछ रहा है कि बताओ वॉल्यूम और टेम्परेचर में किस तरीके का ग्राफ बनने वाला है। आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझो A से B कैसी प्रोसेस है सर? A से B है आइसोबैरिक प्रोसेस। और C से D कैसी प्रोसेस है सर? आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और A से D से A कैसी प्रोसेस है सर? आइसोथर्मल है। ये दोनों आइसोबैरिक हो गई, A से B और C से D, और D से A और B से C आइसोथर्मल हो गई। ठीक है सर, पहले आइसोथर्मल के बारे में बात करते हैं। तो आइसोथर्मल, अब जरा इस ग्राफ को देखने की कोशिश करो। इस ग्राफ को देखोगे तो A से D, यहां ये कैसी प्रोसेस है सर? ये तो है अपनी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। और ये कैसी प्रोसेस है सर? ये तो आइसोकोरिक हो गई, कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मतलब B से A तो पहली बात तो ये ग्राफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोसेस B से A दिखा रहा है, जबकि जा कैसे रही है? A से B। सो दिस इज एब्सोल्युटली खत्म, इसको हटा दिया हम लोगों ने। अब इधर देखो सर, ये A से B जा रहा है। A से B कैसी प्रोसेस है सर? ये तो आइसोकोरिक दिख रही है मुझे, आइसोकोरिक दिख रही है। और सर एक्चुअल में A से B कैसी है सर? आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक है। ओ हो, मतलब क्या है? ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाले डायग्राम को, लेट्स वन बाय वन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार इस वाले डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सर A से B, लेट्स अज्यूम D से A कहां पर है? D से A, दिस इज अवर प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? D से A सर, D से A है आइसोथर्मल प्रोसेस। और यहां पर D से A कैसी प्रोसेस बना रहे हैं सर? आइसोकोरिक प्रोसेस बना रहे हैं। मतलब ये भी अपना आंसर नहीं। इस तरीके से हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया, एंड व्हाट विल बी अवर आंसर? यही होगा। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं। सर A से B आइसोबैरिक, आइसोबैरिक VT डायग्राम में बनता है स्ट्रेट लाइन। A से B आइसोबैरिक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। देखिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन लाइक दिस। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। A से B पॉइंट इज समवेयर हियर। अब B से C कैसा डायग्राम है सर? B से C है आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है। फिर C से D कैसा डायग्राम है सर? C से D है आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है, फिर D से A क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। सो C विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या बोलता है सर? कैलकुलेशन ऑफ वर्क।
वर्क के बारे में बात करते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैं ऐसा बोलूँगा ये फंडामेंटल है थर्मोडायनेमिक्स का, आपको कैलकुलेशन ऑफ वर्क डिफरेंट प्रोसेस के लिए आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे एक बेसिक बात करूँ, वर्क कैसा फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। सर ये पाथ फंक्शन होता है, ये प्रोसेस पर डिपेंड करता है, डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन डिफरेंट आने वाला है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज नोन एज अ पाथ फंक्शन। देखते हैं किस तरीके के प्रॉब्लम पूछे गए हैं वर्क से। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ए टू द फाइनल स्टेट सी थ्रू प्रोसेस बी एज शोन इन द फिगर। हमको बताना है कि क्या क्या कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट। तो प्रोसेस इज आइसोकोरिक। अरे सर आइसोकोरिक कहां से हो गई? इनिशियल, देखो यहां पर अगर कोई बच्चा सोचेगा सर इनिशियल वॉल्यूम भी उतना ही है, फाइनल वॉल्यूम भी उतना ही है, तो आइसोकोरिक की तो हो गई। नहीं हो गई भैया। आइसोकोरिक का मतलब होता है हर पर्टिकुलर पॉइंट पर वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट यहां पर नहीं है। यहां पर वॉल्यूम चेंज होते होते फाइनल वॉल्यूम उतना हो गया। ओके सर, बात समझ में आ गई। तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, द वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस इज जीरो और ए एंड सी। ए तो हो ही नहीं सकता। मतलब अब ये क्वेश्चन किसका बना? ये क्वेश्चन बना है कैलकुलेशन ऑफ वर्क का। आपको वर्क के बारे में आइडेंटिफाई करना है। तो वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है? सब वर्क डन होता है अगर वॉल्यूम कम हो रहा है। इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग वर्क डन विल बी नेगेटिव एंड इफ द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो इस पूरे रीजन को मैं ए से लेकर सी तक के पॉइंट को प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम में ए से लेकर सी तक का पॉइंट, सबसे पहले ए से बी तक कुछ ऐसा आ रहा है, ए से बी तक कुछ ऐसा आ रहा है। वर्क डन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज हो रहा है। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन कितना होगा? सर ये एरिया अंडर द कर्व होगा और ये नेगेटिव एरिया अंडर द कर्व होगा। ठीक है। अब बी से सी सोचो, बी से सी क्या हो रहा है? सर बी से सी कुछ ऐसे बढ़ रहा है। सी पॉइंट अपना यहाँ है, बी पॉइंट अपना यहाँ है, प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है। मैं आपसे पूछूं अब बताओ वर्क डन क्या होगा? पहले तो बताओ साइन वर्क डन का पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा। कैसे पता? वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सर ये पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा। तो नेगेटिव वाला वर्क डन बड़ा है या पॉजिटिव वाला वर्क डन बड़ा है? डेफिनेटली सर नेगेटिव वाला वर्क डन बड़ा है। और अगर नेगेटिव वाला वर्क डन बड़ा है तो अपना आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते थे और पूछे जाते रहेंगे। और इसी तरीके के और प्रैक्टिस करना है। देखिए यही क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसी तरीके का ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप के क्वेश्चन भर भर के आए हैं। आप जब PYQs लगाओगे लास्ट 25 ईयर्स के, यू विल आइडेंटिफाई सर ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। अब रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ करोगे? विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेश्चन। पावर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बार बार डेटा चेंज कर करके क्वेश्चन को क्रिएट कर रहे हैं। सेम स्टेम, सेम टाइप के प्रॉब्लम। रेक्टेंगल पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, ट्राइंगल फॉर्म पर भी हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन द रिपीटेड फॉर्मेट ऑफ द नीट एग्जाम, राइट? नीट में ऐसे तरीके के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेश्चन। बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है बच्चों, ध्यान रखने का, बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। तो प्लीज सभी लोग उस फीचर को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मूविंग अहेड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ABC के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पूरा वर्क डन बताओ पूरा कंप्लीट साइकिल में। तो देखो वर्क डन सबसे पहले ये क्लॉकवाइज साइकिल है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम का, तो वर्क डन तो होने वाला है पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा फिर हमने ऑप्शंस देखे, सारे पॉजिटिव है। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव है। अब क्या करना पड़ेगा? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने? 4,1। तो 4 तो हो गया वॉल्यूम और 1 हो गया अपना प्रेशर। ठीक है, फिर 2,1 बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2,1। तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 1। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2,4। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। अब हमें इसका एरिया निकालना है सिर्फ। तो एरिया कितना होगा? सर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है इस ट्राइंगल की? 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है इसके ट्राइंगल की? 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा वी विल गेट 3 यूनिट। 3 यूनिट विल बी अवर आंसर। बहुत ईजी बच्चों वाला क्वेश्चन, सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ABCDA, ऐसा करके जा रहा है। वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC पाथ को देखना है। अब देखो बच्चा क्या गलती करता है, बच्चे ने देखा कि अच्छा ये प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन पूछ रहा है, लगा दो एरिया अंडर द ग्राफ। अरे भैया देख तो लो, वर्क डन किसका पूछ रहा है? वर्क डन पूछ रहा है एक प्रोसेस का, पूरी साइकिल का नहीं पूछ रहा है। तो उस प्रोसेस पर फोकस करो बच्चों। ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? सर ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है इसका मतलब वर्क डन कितना? 0। सॉल्व वॉल्व नहीं करना, आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0 विल बी द
राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सा बच्चों वाला सवाल था, बट गलती होती है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 का या 2023 का। ये क्वेश्चन पूछा गया नीट का, PYQ है, और इसमें बच्चे गलती करके आए हैं। तो प्लीज डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से पूरा रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है पूछ क्या रहा है, और इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करते जाना जब पेपर मिले तो। ठीक है, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज हीट ट्रांसफर, कैलकुलेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास टू गैसेज A एंड B फिल्ड विद द सेम प्रेशर है और मूवेबल पिस्टन है, रेडियस RA है। ऑन अप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, मतलब दोनों में हीट इनपुट सेम है। बहुत बढ़िया। द सिस्टम रिस्पेक्टिवली विद द कांस्टेंट प्रेशर से ऊपर जा रहा है और इनके डायमीटर दे रखे हैं कुछ ऐसा। फाइंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इफ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज सेम, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ RA एंड RB। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को ये दो पिस्टन सिलेंडर दे रखे हैं। ठीक है, ये दो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दे रखे हैं। अब दोनों में जितना हीट मैं इसमें सप्लाई कर रहा हूं, लेट अस अज्यूम ये A है, इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है U, इसमें भी उतना ही हीट सप्लाई करने पर इंटरनल एनर्जी उतनी ही चेंज हो रही है सर। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाता हूं तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस वर्क डन। हाँ सर। और दूसरे के लिए फर्स्ट लॉ लगाऊंगा तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस वर्क डन। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा देन वी कैन से सर वर्क डन बाई A इज इक्वल टू वर्क डन बाई B। ठीक है सर। अब वर्क डन को कैसे निकालेंगे सर? वर्क डन हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाई चेंज इन वॉल्यूम। क्यों सर ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा रहे हो? अरे भाई आइसोबैरिक प्रोसेस दे रखा है ना, इसलिए। तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा VB, तो प्रेशर ने प्रेशर को मार दिया, अपना आ जाएगा डेल्टा VA इज इक्वल टू डेल्टा VB। ये अपना फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। अब डेल्टा VA का मतलब क्या हो गया सर? पाई मल्टीप्लाई बाई RA स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई A का डिस्प्लेसमेंट। तो A का डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 16, विच इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई RB स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई B का डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 9। हमसे पूछ रहा है RA RB का रेशियो बताओ भैया कितना होगा। RA RB का रेशियो निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3:4 एंड दैट विल बी द राइट आंसर। पाई ने पाई को मार दिया, सो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर, 3:4 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है? हीट ट्रांसफर इन ए प्रोसेस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है सर? इट विल डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस, यस, बिकॉज इट इज ए पॉइंट पाथ फंक्शन। कैसे पाथ फंक्शन, कैसे पता आपको सर पाथ फंक्शन है? फर्स्ट लॉ लगाओ, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। यस सर। क्या Q वर्क डन पर डिपेंड करता है? करता है। और वर्क डन क्या है सर? ये पाथ फंक्शन है। इसका मतलब Q भी पाथ पर डिपेंड करेगा ना? हाँ सर करेगा। इसका मतलब Q जो हो गया वो पाथ फंक्शन हो गया, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस। एरिया अंडर द टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। इज इट ए पाथ फंक्शन? यस। इट इज ए पॉइंट फंक्शन? नहीं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? A एंड C विल बी द राइट आंसर। A विल बी द करेक्ट आंसर। A विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करने हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? सी स्पेसिफिक हीट का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, N मल्टीप्लाई बाई C इंटू डेल्टा T। इस C को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इसी तरीके से Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई C इंटू डेल्टा T भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं मास स्पेसिफिक हीट। अभी हम लोग बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट की। तो क्या C प्रोसेस पर डिपेंड करता होगा कि नहीं? हाँ सर करता होगा। कैसे पता? क्यों करता है ना, अभी अभी आपने बताया। अगर ये मेरा प्रोसेस पर डिपेंड करता है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो C भी प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। ओ हो। इसीलिए हमें C डिफरेंट टाइप के प्रोसेस की पढ़नी पड़ेगी। कांस्टेंट प्रेशर की पढ़ते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की पढ़ते हैं, एडियाबैटिक की पढ़ते हैं, आइसोथर्मल की पढ़ते हैं, पॉलीट्रॉपिक की पढ़ते हैं। C विल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस, दैट इज वाई वी विल रीड द C फॉर डिफरेंट प्रोसेस। चलिए एक क्वेश्चन बताइए इसका। देखिए हमसे इसमें पूछा भी क्या है, CV और CP का रेशियो पूछा है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होता है। सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमसे CV की वैल्यू पूछ रहा है। एक रिलेशन सिंपल ध्यान रखना है, CP माइनस CV क्या होता है? वो होता है मेयर्स फॉर्मूला R के बराबर। और CP डिवाइडेड बाई CV क्या है सर? वो है गामा के बराबर। तो CP को अपन क्या लिख सकते हैं? गामा टाइम्स ऑफ CV लिख सकते हैं। इसको उठा के अगर मैं इस फॉर्मूले में डाल दूं तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? गामा CV माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी? R अपॉन गामा माइनस 1, दैट विल बी द राइट आंसर। R अपॉन गामा माइनस 1 विल बी द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? B पार्ट विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो फटाफट आपको क्या करना है?
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टैप एंड टेस्ट पर क्लिक करना है, टेस्ट देना है, मार्क्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में, और फिर देखते हैं कि आप नीट के लिए तैयार हैं या नहीं। नीट एक महायुद्ध आने वाला है, क्या आप उसके लिए रेडी हैं कि नहीं। सो डेट्स ऑल फॉर द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक इट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो सीरियस नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डेट्स ऑल, गुड बाय, टेक केयर, टाटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।